नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। नमस्कार व्यूअर्स, यू आर बीइंग वेलकम्ड इन योर ओन YouTube चैनल कानूनी चर्चा। मैं बार बार कहता हूं कि ये आपकी जानकारी में है कि ये लॉ सीरीज पे बात होती है हमारे, और पिछले जो दो एपिसोड मैंने किए वो किए थे हमने सम्मन्स और वारंट्स। उसका चैप्टर 6 था। उसमें प्रोसेस इशू करता है कोर्ट, मैजिस्ट्रेट और जज फॉर कंपेलिंग अपीयरेंस बिफोर होम एंड ड्यूरिंग विच बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन and sometimes when the trial is pending before the court obviously and judge. When investigation is pending, the appearance of the accused or the person required, attendance of whom is required, is to be produced before the investigating officer or officer in charge of police station. What is the process to be involved for getting appearance of that many person? He may be an accused or not yet arraigned as accused. So I have already referred that for compelling presence before investigating officer, no doubt in cognizable offences, an investigating officer can compel the presence or otherwise rest when in compliance to section 41B of Code of Criminal Procedure. If there are some circumstances accused is not causing appearance despite the process issued by this investigating agency, then assistance of the court can be taken. This is I have referred earlier. I have talked about chapter 6 के बारे में। मैं दोनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो आम दर्शक भी जो है वो भी इसको समझ सके। तो उसमें क्या है, हमने पिछले बार चैप्टर जो ये था, जो हमारा अब प्रोसीजर रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ द पर्सन्स, वो था सम्मन्स के बाय इश्यूएंस ऑफ सम्मन एंड बाय इश्यूएंस ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट। तो इश्यूज उसमें हमने विटनेस का भी जिक्र किया था कि सम्मन हम विटनेस को भी इशू कर सकते हैं, और एक वो भी था कि उसके डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी बात हो गई थी कि भाई ये एक कोर्ट जो विद इन यूरिसडिक्शन इशू सम्मन या वारंट कर सकता है, एक आउटसाइड द यूरिसडिक्शन कर सकते हैं, दूसरी स्टेट में, इंडिया के कहीं भी किसी भी प्लेस में जो एग्जीक्यूशन करना। तो इसमें जो रेलेवेंट रहा है जो आज बात करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने पिछले बार कहा था, जब कंक्लूड किया था तो मैंने कहा था कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट में बात करेंगे। लेकिन अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन से पहले मुझे सेक्शन 105 और जो 105 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री ने जारी की है, लेटर इशू किया है, और डीजीपी डिफरेंट स्टेट को कहा कि उसमें क्या है कि जो सम्मन या वारंट आउटसाइड इंडिया जो हम करते हैं ट्रीटी के बेस पे, जो एक ट्रीटी होती है इंटरनेशनल कन्वेंशन के बेस पे डिफरेंट कंट्री के साथ, और उसमें एक्स्ट्राडिशन का भी एक नेक्स्ट उस पर भी बहुत होती है। तो ये सारी बातें कि हमारा जो इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, इनको भी सम्मन्स और वारंट्स निकालने हैं बाहर एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, सर्विस करवाने के लिए, और जो फॉरेन कोर्ट है, अब्रॉड कोर्ट्स हैं, दूसरी कंट्रीज की कोर्ट है, उनके सम्मन्स और वारंट्स को सर्विस और एग्जीक्यूशन करनी है। वो उसकी सेक्शन कौन है? 105। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर मैं होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है कि क्या क्या है,
कैसे जो वारंट इशू होगा वो उनके पास होगा, जाएगा सेंट्रल नोटिफाइड एजेंसी होती है, मैं सारा पढ़ूंगा। उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसकी इन्वॉल्वमेंट लेंगे, फॉरेन कंट्री की असिस्टेंस लेंगे, वहां किस अथॉरिटी की लेंगे, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन और सर्विस कैसे होगी, इस पे आज बात होगी। तो मुझे सबसे रेलेवेंट सेक्शन है जो 105 की है, जो चैप्टर 7 में आती है। 105 मैं ब्रीफ में बोलूंगा। इसमें है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस। रेसिप्रोकल मीन इंडियन कोर्ट्स के जो प्रोसेस हैं, समन्स एंड वारंट्स, जहां अटैचमेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं, तो सर्च प्रोसेस भी हो सकते हैं, ये भी एक आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आता है। और जो फॉरेन की कोर्ट है, जो दूसरी कंट्रीज की कोर्ट है, अगर उनका प्रोसेस कोई इस किस्म का आ जाए तो उसको हमने अपनी स्टेट में कैसे रेसिप्रोकल मीन रेसिप्रोकल दोनों साइड से। वेयर ए पार्ट court in the territory to which this code extends. Hereinafter in this section referred to as the said territory. इसको कहा है कि जहां तक ये कोर्ट एक्सटेंड होता है तो उसके बारे में बात की गई है। डिजायर्स दैट, जो हमारी इंडियन कोर्ट्स हैं शॉर्ट में, जो अगर इनका प्रोसेस निकला है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, और प्रोसेस जो है वो किस किस्म का प्रोसेस है, किस रिलेटेड है, ये नेक्स्ट आ जाएगा। डिजायर्स दैट इज समन टू एन अक्यूज्ड, पहले तो एक आ गया कि कंपेल करनी है प्रेजेंस अक्यूज्ड की थ्रू समन, तो एक आ गया समन। फिर है वारंट ऑफ अरेस्ट के थ्रू अक्यूज्ड की, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, तो क्या उस वक्त सिचुएशन है, क्या उसकी कंपेल प्रेजेंस समन से हो सकती है तो समन निकालेंगे, जो भी कंसर्न कोर्ट होगा, अगर नहीं है तो अरेस्ट वारंट निकालेंगे, ये एक है। हाँ, कई बार होता है ये समन कुछ को निकालना है टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम, जो सी सबसेक्शन सी है, हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, आर टू प्रोड्यूस इट, मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो ना ऑब्वियसली किसी पर्सन को डायरेक्शन देनी है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन है, दूसरी कंट्री में है, तो आप वहां पे ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, तो उसको भी एक प्रोसेस समन निकल सकते हैं। उसमें तो ऑब्वियसली समन ही निकलेंगे, वो विटनेस भी हो सकता है, वो जो जिसकी प्रेजेंस हमने सिक्योर करनी है। ये सर्च वारंट भी, इसमें भी एक सर्च वारंट की भी जो हम डील करते हैं, जो इश्यूड बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस। देखिए, ये तीन चीजें जो हमने जिक्र किया, समन वारंट, तीसरा आया क्या कि समन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए, और फिर सर्च वारंट, ये जो चार चीजें हैं। तो आगे इनकी सर्विस कैसे करवानी है अगर इंडियन कोर्ट्स ने निकाला है, विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरीज, इट मे सेड सच समन और वारंट इन डुप्लीकेट। देखिए, समन मैंने पहले भी बात की थी, पिछले बार भी हमने, कि समन जो होगा वो डुप्लीकेट में इशू होंगे, 2 कापियां बनेंगी, वो बाई पोस्ट जाएगा, और अदरवाइज जहां ऐसे भी जा सकता है, ये भी पहले भी हमने, टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी सर्व्ड एंड आर एग्जीक्यूटेड। अगर होगा समन तो ऑब्वियसली सर्विस होगी, तो अगर वारंट होता उसको एग्जीक्यूट रेलेवेंट ये टर्म यूज की जाती है। एंड वेयर एनी समन्स रेफर्ड इन क्लास ए और क्लास सी, जो ऊपर क्लास है, हैज बीन सो सर्व्ड, अगर वो सर्विस हो गई है, ये ए क्लास में जो रेफरेंस है ऊपर हमने किया समन, जहां क्लास सी में है जो विटनेस को जो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के रिलेटेड अगर सर्विस होगी, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68, जैसे हमने पिछले एपिसोड में 68 जो प्रोविजन था सीआरपीसी का, उस बारे में जिक्र किया था, एज इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू होम इट इज सेंट बाय मैजिस्ट्रेट इन सेड टेरिटरी, तो वो उसकी वो 68 ही सेक्शन उसमें एप्लीकेबल होगी। फिर आगे दूसरा क्या है, ये विद इन इंडिया है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट में, ये है इंट्रा कंट्री में। दूसरा क्या है, इन एनी कंट्री, जो सेकंड पार्ट है इसी का, ये इन तीनों जो चार जो ऊपर हमने कहे हैं,
ये इन जो प्रोसेस हैं उनके रिलेटेड अगर प्रोसेस ये सर्व और एग्जीक्यूट करवाना है कहाँ, इन एनी कंट्री और प्लेस, ये कंट्री भी हो सकती है स्पेसिफिक और कोई प्लेस भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया, in respect of which arrangement have been made by the central government with the government of the said country or place for service or execution of the summons। देखिए क्या है इसमें, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री जहां उस कंट्री की कोई प्लेस है वहां पे हमने सर्विस करवानी तो पहले अरेंजमेंट होना चाहिए, पहले कोई एक तो एग्रीमेंट ट्रीटी होनी चाहिए उस कंट्री के साथ, ताकि हमारा सम्मान जाम्बरंट एग्जीक्यूशन के लिए सर्विस के लिए उनको जाए और उनका संबंध हमारा एक अरेंजमेंट हमारा प्री अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उसके बारे में किया गया है, ये बात की गई है। तो फिर आर्मेंट इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर, लेकिन इट इज कन्फाइंड टू जो भी ये ब्रंट और सम्मान जो जिसका जिक्र नेचुरली हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 105 का जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोसीजर भी जो क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल प्रोसीजर को लगेगा और क्रिमिनल मैटर्स को ही लगेगा। हियर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो यो दूसरी कंट्रैक्टिंग को इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कहते हैं, दूसरी कंट्री को स्टेट कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट, जिसके साथ हमारी ट्रीटी है। इट मे सेंड सच सम्मन or warrant in duplicate in such form directed to such court or judge or magistrate। देखिए ऊपर एड्रेस को जो करेंगे वो किसको करेंगे, ऑब्वियसली उस जज को करेंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में है वो अक्यूज्ड है, पर्सन है, उसको एड्रेस करेंगे, जज है, मैजिस्ट्रेट है या कोर्ट है, तीनों। लेकिन भेजना किसको है, भेजना किसी को है, एंड टू सेंड, देखिए and send to such authority for transmission as the central government may by notification specify in this behalf। तो ये होगा जो नोटिफाइड अथॉरिटी होगी, इंडियन अथॉरिटी, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये जो हमारे इंडियन कोर्ट्स कोई भी इशू करेगी फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगा दूसरी कंट्री की किसी प्लेस में या किसी दूसरी कोर्ट की असिस्टेंस लेनी है, लेकिन लेनी थ्रू ये सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जो नोटिफाइड अथॉरिटी होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की होगी। तो मैंने पहले ही कहा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इन सर्विस करवाने के लिए। तो मैं उसकी जिक्र भी मैं नेक्स्ट, वो क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे वो एक्सपेक्ट करती हैं कि कोर्ट्स जो इंडियन कोर्ट्स हैं या फॉरेन कोर्ट हैं तो कैसे प्रोसेस निकलेंगी, वो गाइडलाइन भी बाद में पढ़ते हैं। तो ये आ गया वेयर ए कोर्ट इन सेड टेरिटरी हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन, दोबारा रिपीट है, जो कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट ने जो इंडियन कोर्ट्स का संबंध ले लिया फॉर सर्विस थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की होम अफेयर अथॉरिटी है जो नोटिफाई हुई है इस सेक्शन 105 के मुताबिक, जैसे है वो क्या है, वही प्रोसेस दोबारा जिक्र किया गया, क्या है, ये सब सेक्शन 2 है, इसकी क्लास में वही है, ये समन टू एक्यूज, ये ब्रंट है, अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज। ये तीसरा हमारे पास आ जाता है ये सर्च ब्रंट और एक विटनेस को जो हमने समन निकालना है, जो जैसे कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर ही किया है। फिर उस कोड की इशूड बाई ए कोड, तो कोड कौन सी है, a court in any state, Indian state or area in India outside said territory, ये एक आ गई, एक उसने, और a court judge or magistrate in contracting state, it shall cause the same to be served executed as if it was summons or warrants received by it from another court in the said territory for service execution within the local jurisdiction। देखिए क्या है, ये नहीं समझना उन्होंने कि ये ही समझना है कि किसी मैजिस्ट्रेट के पास जाता है आउटसाइड द कंट्री, तो जहां दूसरी स्टेट में जो दो सब सेक्शन थी ना ऊपर, एक आउटसाइड द इंडिया और एक विद इन स्टेट, एक जम्मू एंड कश्मीर का अगर जब वारंट होगा तो दूसरी स्टेट में जाएगा, तो वो भी ये ऐसे करवाएंगे कि ये हमें दूसरी कोर्ट कॉरस्पॉन्डिंग कोर्ट ने भेजा है, तो ये वो नहीं है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी ने भेजा है तो इसलिए वो
इसमें वो वाली बात नहीं होगी। तो ए ब्रंट ऑफ रेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, it shall cause the same to be served or executed as if it was a summon or warrant received by it from another court in the said territory. Said territory mean Indian territory, जो जिसका ऊपर हेयर आफ्टर टू बी रेफर, जो ऊपर भी अगर मैंने पढ़ा, फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन विद इन इट्स लोकल jurisdiction एंड वेयर ए वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब एग्जीक्यूट हो गया, द पर्सन अरेस्टेड शैल सो फॉर पॉसिबल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 80 एंड 81। 80 में जो अगर उस जब सर्विस हो जाती है, जहां एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वही जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में 2 सेक्शन रेफर की थी, सेक्शन 80 और 81, जिसके पास जो सर्विस करवाया, जिसने सम्मन सर्विस करवाया सीधा कहेंगे, और जिसने ब्रंट एग्जीक्यूट करवाया, तो उनको में 2-3 की बातें, अगर तो बेलेबल ब्रंट होगा तो वो वही बेल लेके उसको छोड़ देगा। उसमें जो बेलेबल ब्रंट है, मैंने पहले भी कहा है कि उसमें फिक्स किया होता है अमाउंट कि इतने का छोटी बॉन्ड लेके आपको अगर फर्निश कर देता है अक्यूज्ड, जहां जिसके खिलाफ वो ब्रंट निकला, तो वो हो जाएगा। तो दूसरा 81 में क्या है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें आपने एक्सरसाइज करनी है उस कोर्ट ने, कौन सी जुरिस्डिक्शन, 437 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो उसमें देखना क्या बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या हम बेल ले सकते हैं, नहीं ले, वो उस किस्म की डिस्क्रिप्शन जो 80-81 में एक्सरसाइज करते हुए उसमें वो कंसर्न कोर्ट जो होगी वो ऐसा। तो एक आ गया हमारा, ये आ गया सम्मन, और आगे आ गया हमारा सर्च ब्रांट रिलेटेड है। ये सर्च ब्रांट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द थिंग्स फाउंड इन सर्च शैल सो फार एज पॉसिबल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 101। फॉर जो सर्च हो गए, सर्च वारंट इंडियन कोर्ट में भेजा था, कहीं सर्च हुई तो इन्वेंट्री बनेगी, प्रॉपर्टी जो रिकवर्ड हुई वहां पे जो पाई गई, जहां सर्च के बाद ड्यूरिंग सर्च, तो इसकी इन्वेंट्री होगी। तो अकॉर्डिंगली जो उसमें ही जो मैंने बात कह दी जुबानी, वो 101 में वैसा ही लिखा है कि भाई 101 में लिखा है कि क्या प्रोसेस करना है जब वो सर्च ब्रंट के बाद जो रिकवरी होती है, वहां पे जो सीजर होता है प्रॉपर्टी का, तो उसमें 101 का जो प्रोसीजर, जैसे मैं 80 और 81 का किया, जो ब्रंट को डील करता है बेलेबल नॉन बेलेबल, तो इसका है 101 के नीचे जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड किया है, डिस्पोजल ऑफ द थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, ये उसको डील करता है। जैसे सर्च जो ब्रंट को एग्जीक्यूट करते हुए कोई रिकवरी हुई, उसकी इन्वेंट्री बनी, तो उसका प्रोसेस इसमें है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना, उसकी लिस्ट बनेगी, और वो सारी प्रॉपर्टी वो उसी कोर्ट को भेजेंगे जिसने सर्च ब्रंट निकाला हुआ है। जी हाँ, अगर पेरिशेबल आइटम है उसके बारे में भी ये बात, ये रेलेवेंट सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एप्लीकेबल हो सकती है रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ द पेरिशेबल आइटम्स जो सर्च के दौरान मिली हैं। तो जो सेक्शन 105 थी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, और हमने देखा है कि जब बारी आती है, मैं जब जज था तो कई बार वकील लोगों ने कहा ना, जनाब ये बाई पोस्ट आई ना, कि बाई पोस्ट भेज दो डायरेक्ट कोर्ट को फॉरेन कंट्री में। ऐसा नहीं है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम पर है और स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो उस फॉरेन कोर्ट को भेजने के, ठीक है, उसके नाम हम एड्रेस उसको करेंगे, लेकिन एक एजेंसी है जैसे 105 में ऊपर मैंने पढ़ा, वो नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उस अथॉरिटी को, और हम जो जो ये वाला हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे जो अथॉरिटी वो होम अफेयर्स है। तो ये आपका आ गया, तो मैं आज ब्रीफ करूंगा 105 को। तो ये जो है, तो इसकी जो मैंने कहा कि कौन सी अथॉरिटी और क्या प्रोसेस है, क्या गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे, तो ये हमने जिक्र कर दिया 105, जो प्रोसेस कंपेल होते हैं, जो चैप्टर हमने पहले किया था 61 से लेके 81 तक सेक्शन सम्मन्स और ब्रांट फॉर कंपेलिंग अपीयरेंस ऑफ पर्सन, तो उसके रिलेटेड लेकिन रेलेवेंट सेक्शन जो 105 थे, जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन की बात होती है, वहां पे एग्जीक्यूट के लिए जो सर्विस के लिए जो प्रोसेस ही हैं, तो उसके बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये
तो ये मुझे करना था, जो मैंने आपको बताई। अभी हम आ जाएंगे अपनी जो एमएचए की गाइडलाइंस है, जो एमएचए की गाइडलाइन है, जिसका जिक्र, ये क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल सेल ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटर निकाला हुआ है। ये है 11 फरवरी 2009 में। जिस लेटर जो एड्रेस किया है, ये किनको किया है, होम सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑब्लिक ड्यूटीज, द डीजीपीज एंड द आईजीपीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ड्यूटीपीज। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ये 105 के नीचे ये एसआरटी है, मैंने पहले भी कहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो 105 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, जिसका किया कि नोटिफाई करनी है अथॉरिटी जो फॉरेन में एग्जीक्यूट करवाएगी समन और सर्विस, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में चर्चा है। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन्स नोटिस जुडिशियल प्रोसेस ऑन द पर्सन रिजाइडिंग अब्रॉड। जो इंडियन कोर्ट्स के प्रोसेस हैं, तो वो बाहर सर्विस करवानी है अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में कैसे कराएंगे सर? ये मैं थोड़ा सा लेटर की दादा पढ़ूंगा, बिल्कुल ब्रीफ करके। सेक्शन 105, जैसे मैंने जिक्र किया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर रेसिप्रोकल आर्मामेंट्स, उसको एम्पावर करता है टू मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू सर्विस ऑफ समन्स वारंट्स, जुडिशियल प्रोसेस भी है। तो एमएचए हैज entered into mutual legal assistance treaty arrangement with 25 countries के साथ हमारा समझौता हो चुका है कि ये रेसिप्रोकल लाइफ पे दोनों कंट्री, उनका प्रोसेस हम करेंगे, हमारा होगा वो करेंगे, रेस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्री द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम्स। तो चलो ये बात दूसरी है, लेकिन 25 कंट्री के साथ हमारा ये है। तो ये अंडर सेक्रेटरी का लेटर है, जैसे मैंने को एड्रेस किया है, उनको भेजा है। तो इसकी कापीज जो भी कंसर्न होंगे उनके की हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन क्या है, इसको ये एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो ये मैं इसलिए करूँ, अपने जजेस हैं, लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स का काम है जजेस को, और अदरवाइज भी जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनको भी पता होना चाहिए। जो हमारे आम शहरी है, जिन, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब किसी की फॉरेन में सर्विस करवानी है या एग्जीक्यूट ब्रांड करवाना है, तो बहुत डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि और ये गाइडलाइंस है। और इसके आगे आप पढ़ोगे, मैं पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो उन्होंने कहा है कि बेलेबल ब्रांड हम कर देंगे, समन हम एग्जीक्यूट कर दे सर्विस करवा देंगे, और बेलेबल ब्रांड। लेकिन नॉन बेलेबल ब्रांड में ना, ऑब्वियसली उस एजेंसी, जो वहां पे एजेंसी है, और कई जगहों पे तो इसी में आ जाएगा आपको, प्राइवेट एजेंसीज हायर की गई हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ने, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने, जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे, जो जैसे हमारे यहाँ तो पुलिस है, तो वहां पे कई जगहों पे एग्जीक्यूट कराने के लिए, सर्विस करवाने के लिए प्राइवेट एजेंसी में है, तो वो करवा के, तो उन्होंने कहा कि जो नॉन बेलेवरेंट है, अरेस्ट करवाने के लिए, तो जो भी अक्यूज होगा, जो पर्सन अरेस्ट करके, फिर उसकी एक्स्ट्राडिशन होगी। तो ये एक्स्ट्राडिशन और ये जो सर्विस और एग्जीक्यूशन है, इसमें थोड़ा फर्क है। तो फिर वहां पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी होनी चाहिए, अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो इन्हीं में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम गारंटी नहीं देते कंसर्न कोर्ट को। ये मैं नीचे पढ़ दूंगा, आप मेरे दर्शक हैं जो, क्योंकि ये वही, ये हमारा इसमें जो कंट्रीज दी हैं जिनके साथ हमारा अरेंजमेंट हुआ है, ये तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, मंगोलिया, थाईलैंड है, फ्रांस है, वरहैन है, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, सिंगापुर, तो ये आप पढ़ देंगे। तो इसमें क्या है, समन नोटिस जुडिशियल इशूड बाय द इंडियन कोर्ट। ये एक इसका आ गया कि ये जो तीनों मैंने जो बात की थी, तो ये इन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जो इनके पास आएंगे, जो जो भी कोर्ट कंसर्न इंडियन कोर्ट, इनको भेजना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो इनका लीगल सेल है, फिर उन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, नो ये आगे भाई हमारे पास आ गया, जो जो ये पैरा 2 था, इसके में आगे पैरा 3 था, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन सम गाइडलाइंस आर बीइंग आर गिवन इन लॉ व्हिच मे बी फॉलोड बाय मेकिंग द ए रिक्वेस्ट टू एमएच।
रिक्वेस्ट किसने करनी है? ऑब्वियसली कोर्ट कंसर्न ने करनी है सम्मन की सर्विस के लिए, जहां ब्रांड के एग्जीक्यूशन है, सर्च ब्रांड भी हो सकता है उसमें, जिसका जेकर 105 में अवेलेबल है। फॉर सर्विस जुडिशियल प्रोसेस है, it may however be noted that it is a direction of the requested country to serve the documents at any time frame for the positive response cannot be predicted। तो ये कहा कि ये कितना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, तो वो प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता इस गाइडलाइन में, पैरा थ्री में दिया हुआ। आगे मैं पढ़ूंगा। और रिक्वेस्ट फॉर सर्विस ऑफ समन्स नोट्स जुडिशियल प्रोसेस ऑन पर्सन रिजाइडिंग अब्रॉड शेल बी एड्रेस टू अंडर सेक्रेटरी। देखिए क्या है, लीगल जो थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिन लोग नाइक भवन है न्यू दिल्ली, जो आप पढ़ लेंगे। और रिक्वेस्ट शेल बी फॉरवर्डेड थ्रू पोस्ट ओनली विद ए कवरिंग लेटर। जो ऐसा नहीं है कि ब्रांड निकला, जो हमने कल बात की थी, सम्मन निकला तो सम्मन को ऐसे ही आपने नीचे फॉरवर्ड, उसका एक कवरिंग लेटर होगा, उसका एक तरीका क्या है, उसमें कवरिंग लेटर लगाओगे और थ्रू पोस्ट भेजोगे। ये थोड़ा सा उसमें इन्होंने जिक्र किया हुआ है, और उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी, जो भी कोर्ट का रजिस्ट्रार भेजता है या कोर्ट भेजता है सम्मन या ब्रांड, तो उसमें क्या लिखा है, मटीरियल फैक्ट्स ऑफ द क्रिमिनल मैटर, कि थोड़ा सा समरी होने चाहिए, क्या किस्म, कौन सी किस किस्म की चार्जशीट है, क्या कंप्लेंट है, क्रिमिनल कौन कौन से ऑफेंसेस इन्वॉल्व है, किस किस्म का मैटर, थोड़ा सा ब्रीफ वो आपको भेजना पड़ेगा। द ऑफेंसेस alleged to have been committed, एक कॉपी ऑफ द एप्लीकेबल लॉज एंड मैक्सिमम पेनल्टी फॉर दिस ऑफेंस। हाँ, कई जगहों पे डेथ पेनल्टी नहीं है, तो वो भी आपको टेंटेटिव बताना पड़ेगा कि ये इस जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें सेंटेंस कितनी है, पेनल्टी क्या है, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में भी, जिसमें आप कंपेल कर रहे हो प्रोसेस एक्यूज का। तो नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन एंड फैक्स नंबर ऑफ द पर्सन ऑफिसर हु विल बी एबल टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन। तो वो कोर्ट इशू कर रहा है, जज इशू कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा उन्होंने पता, ताकि कोई कॉरस्पॉन्डेंस करनी होगी, बातचीत करनी होगी तो इन बिटवीन उसमें कांटेक्ट कर सकता है। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, नेचुरली जो हमारा सील होगा, जैसे पीछा और सील होगी कोर्ट की, और कोर्ट का पूरा एड्रेस होगा, वो मेंशन करना पड़ेगा। आगे एक और इंटरेस्टिंग है, जिसका मैंने कहा प्राइवेट एजेंसियां भी आप इन्वॉल्व करते हैं फॉरेन कंट्रीज में प्रोसेस को सर्विस करवाने के लिए। अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बियर एनी एक्सपेंडिचर विच दे मे चार्ज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कई बार क्या है, जो सर्विस आपने करवानी है, तो फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है उन्होंने रखा हुआ चार्जेस, स्पेसिफिक चार्जेस, कितना पैसा लेंगे फॉर समन को सर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट को जब मतलब अरेस्ट करने के लिए, तो उसका प्राइवेट एजेंसी को हायर करने किया हो उस गवर्नमेंट ने, तो उसका एक्सपेंडिचर है वो तैयार होना चाहिए, मतलब जो भी पार्टी जिसके इंस्टांस पे वारंट या सम्मन निकल रहे हैं, अप्रूवल होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कि आप हम वी आर रेडी टू पे, तो वो भी एक तरीका का है। फिर क्या है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड एंड द रीजन देयर ऑफ इन केस ऑफ कॉन्फिडेंट, जहाँ पे कॉन्फिडेंस चीजें रखनी है, सीक्रेट रखनी है, किसी को बताना है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस तौर पे भी मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉन्फिडेंशियल ऊपर लिखेगा लेटर में, तो वो कॉन्फिडेंशियल जहाँ कहीं है, वो जो कई बार वो ऐसे मसले होते हैं जिसमें आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करनी है कि अक्यूज की या किसी की भी, विटनेस की है, एनी टाइम लिमिट विद विच द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट कुड बी एग्जीक्यूटेड, दिस विल बी सब्जेक्ट टू अलाउंस ऑफ द सफिशिएंट मार्जिन ऑफ द टाइम बाय द रिक्वेस्टिंग एजेंसी एज दे। और इसमें आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने टाइम फ्रेम भी स्पेसिफिक होना चाहिए भी कितने, तो इन्होंने आगे लिखा हुआ है ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट विल एग्जामिन इट इन, जो एमएचए के पास आ गए, जो किसी कोर्ट ने भेजा, फिर एमएचए ने क्या करना है, ऑन रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट विल एग्जामिन इट इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी, कि क्या ट्रीटी जो हमारे पास हुई है पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो अरेंजमेंट हुआ है, इफ एग्जिस्ट है वहां पे विद द रिक्वेस्टेड कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, इन केस ऑफ नॉन ट्रीटी कंट्रीज, कुछ नॉन ट्रीटी कंट्री हो सकती है। तो ये एक लिखा है, एक जो रेलिवेंट है, जो इसका मैंने कहा 12 वीक्स टाइम फ्रेम, एमएचए रिक्वायर्स एट लीस्ट period of 12 weeks times for service of such notices in the concerned country, जो corresponding states हैं जिनके पास contacting state है, तो उन्होंने कहा कि tentative टाइप 12 weeks, कोर्ट ने 12 weeks की नेक्स्ट डेट डालनी चाहिए,
12 वीक्स के बाद, तो 12 वीक्स आप लगा लो कितने होते हैं, उसके मुताबिक नेक्स्ट डेट हो। तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इतना टाइम लेगी जे MHA और जो फॉरेन कंट्रीज की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, सर्विंग अथॉरिटी है, तो इतना टाइम लगेगा। तो 12 वीक्स का टाइम दिया जाएगा फॉर दिस पर्पस। It is therefore imperative that a data feeding appearance may be decided accordingly. तो 6 वीक्स 12 वीक्स का टाइम है, तो 12 वीक्स की नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी प्रेजेंस उसके सर्विस इतने टाइम में होगी। तो ये इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक और प्रोटोकॉल है, ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने पहले बोला था, MHA डज नॉट अंडरटेक सर्विस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। तो नेचुरली एक्यूज होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस भी में, अगर उसके खिलाफ इशू किया है तो उसमें वो गारंटी, MHA कहता है कि गारंटी नहीं दे सकते, हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, अंडरटेक नहीं कर सकते। द सर्विस ऑफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट अमाउंट्स टू द एक्स्ट्राडिशन। तो उसमें क्योंकि इंट्रोडिक्शन इन्वॉल्व होती है, एक्स्ट्राडिशन इन्वॉल्व होगी इसकी इंडिविजुअल की, एक्यूज को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा उस कंट्री से, इंडियन ऑफर देंगे सब्जेक्ट टू क्या एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है उस कंट्री के साथ हमारा, ये भी है। द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन आर बेस्ड ऑन सर्टेन लीगल प्रोसीजर कंटेन्ड इन एप्लीकेबल ट्रीटीज नेगोशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ये एक सेपरेट चैप्टर है, ये इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज ये गवर्न करती हैं, जो वो एक एक्स्ट्राडिशन का वो सेपरेट है, वो भी देखना पड़ेंगे साइमल्टेनियसली क्या एक्स्ट्राडिक्शन हो सकती है वाइल एग्जीक्यूटिंग द नॉन अवेलेबल वारंट। तो ये उसमें आ गया, सच रिक्वेस्ट आर टू बी फॉरवर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर CPB। हाँ, अगर एक्स्ट्राडिशन यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो उन्होंने कहा कि इसको भेजना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी हमें मदद लेने पड़ेगी। पटियाला हाउस एनेक्स तिलक मार्ग न्यू दिल्ली, इसका भी बताया गया है। और कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा आ गया रेसिप्रोकल है ना, फिर लिखा है सम्मन इश्यूड बाय द फॉरेन कंट्रीज अथॉरिटी। तो वो बाहर से जो सम्मन होते हैं हमारी कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी MHA के पास आएंगे, उस कंट्री के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की। तो वो उसका मुझे लगता है ये रेस्ट बिल्कुल दूसरी साइड पे है। तो इसमें भी लिखा द सम्मन इज फॉलोड विद ए ट्रांसलेटेड कॉपी होगी इंडियन लैंग्वेज की, और हमारा भी ऐसा ही होगा प्रोटोकॉल कि जहाँ पे होती है उसकी ट्रांसलेटेड की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जहाँ कहीं है, ये सारा उसमें दिया गया है। एनेक्सियस रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन ए क्रिमिनल मैटर, दिस सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ, ये सारा वो ये आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, इस ये सारा प्रोटोकॉल, इसमें फॉर्मेट है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे करेंगे, जो लॉग हमारे यहाँ पे ये 7 पेज का मुझे लगता है ये सारा डॉक्यूमेंट है। तो इसको ये आप कर सकते हैं। तो मेरा इन शॉर्ट में क्या है, वही मैंने 2 जो पिछले एपिसोड किए हैं उसी की कंटिन्यूशन में, क्योंकि ये जो 105 आपने सम्मन निकाल दिया, सम्मन कई बार फॉरेन स्टेट में भी एग्जीक्यूट होना है, तो ये मैंने 105 रेलेवेंट समझी, इसलिए मैंने, और 50 के नीचे जो गाइडलाइन थे जिसका बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, तो इसलिए ये MHA की मैंने जो गाइडलाइन है, जो 105 के नीचे नोटिफाइड अथॉरिटी है वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, और एक्स्ट्राडिशन जहाँ इन्वॉल्व है तो फिर आपको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसी से मैं आज से आ जाए, तो हाँ नेक्स्ट मेरा जो होगा वो प्रोक्लेमेशन, जहाँ अवेट कर रहा है अरेस्ट अक्यूज्ड, तो उसको प्रोक्लेमेशन करेंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए उसने, उसका भी एक प्रोसेस है। और दूसरा आ जाएगा प्रॉपर्टी अटैचमेंट साइमल्टेनियसली करेंगे, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ये बाकी वही है कि ये आपका अपना चैनल है, तो इसको आप देखो, जो एपिसोड हम बना रहे हैं मेहनत से बनते हैं, काफ़ी रिसर्च करना पड़ती है, तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। और तो ये अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरा चैनल कानूनी चर्चा को सब्सक्राइब करो।